जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम अंकित सिन्हा है। फैसेट्स ऑफ यूपीएससी में आपका स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी दिनों से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। इन दिनों मैं काफ़ी व्यस्त हूं, बट अब हम वापस से कंटिन्यू करेंगे और जल्दी से इस थीम्स एनसीईआरटी को ख़त्म करेंगे। तो पहले ही चैप्टर की हम बात कर रहे थे, कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड। यानी इसमें हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम है ब्रिटिश टाइम के, उसे डिस्कस करेंगे। तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया बहुत सारी चीज़ें। ये इसका लास्ट लेक्चर है और इसके बाद सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के वो हम कवर कर लेंगे। और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया था। उम्मीद है आपने रिवीजन किया होगा। लास्ट वीडियो को रिविजिट कर लीजिए या फिर क्वेश्चंस जो है वो दोबारा ज़रूर कर लीजिए, बिकॉज कनेक्शन बनाने में ये आपकी मदद करेंगे। इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, देखिए लास्ट के वीडियो में मैंने डेक्कन रायोट कमीशन के बारे में आपको बताया था। बेसिकली किस तरीके से डेक्कन का रायोट फैला और क्या रीजंस रहे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे सवाल भी हमने एनडीए सीडीएस के कवर किए। नाउ हम बात करेंगे कि जो ये रिवोल्ट आया, ये जो रिवोल्ट हमें देखने को मिला, जो ये विद्रोह देखने को मिला बॉम्बे डेक्कन वाले रीजन में, और इसके बाद की सिचुएशन, ठीक है, वो क्या रही। तो एक इसमें सेक्शन है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है इसी टॉपिक के अंदर, न्यू रेवेन्यू सिस्टम के तहत हम बात करेंगे इसकी। तो क्या कहना चाहता है ये थोड़ा आपको कन्फ्यूजिंग लगेगा, तो मैं जो आपको समझाऊंगा बस आपको वो ध्यान रखना है, बेहद आसान है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था जमींदारी सिस्टम के बारे में, जिसे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो ये जो परमानेंट सेटलमेंट है, ये देखिए कुछ चीज़ें आपके टिप्स में होनी चाहिए। जैसे ही मैं परमानेंट सेटलमेंट कहूँ तो आपके दिमाग में ईयर याद आना चाहिए, ठीक है, तभी फायदा है चीज़ों का। 1793 किसके टाइम पे, कॉर्नवालिस के टाइम पे ये जो परमानेंट सेटलमेंट था। और आपके मन में एक रीजन भी आना चाहिए, क्षेत्र आना चाहिए, किस क्षेत्र में ये परमानेंट सेटलमेंट लगाया गया, इस वाले क्षेत्र में, बंगाल रीजन में, राइट। और मैंने ये भी डिस्कस किया था किस तरीके से बर्धमान के जो राजा हैं वो एक रूप में जब नीलामी हो रही थी तो अपने ही लोगों के द्वारा परचेज करवा रहे थे। और ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी गया। जो अभी CSIR वाला पेपर हुआ उसमें काफ़ी सारे जो सवाल हैं वो थीम्स एनसीईआरटी से डायरेक्टली सॉल्वेबल थे। और मैंने आपको जैसा कि पहले भी कहा है कि अब थीम्स एनसीईआरटी का ज़माना आ गया है। और क्योंकि देखिए पहले तो स्टेट PSCs पूछ ही रहे थे, बट जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम है उनमें इससे कम क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे डायरेक्टली। और अगर मिल भी रहे थे तो वो पुरानी एनसीईआरटी से सॉल्वेबल थे। बट कुछ जो यहाँ से टॉपिक्स हैं थीम्स एनसीईआरटी के वो पुरानी एनसीईआरटी में नहीं है, तो इसे आपको अपडेट करना पड़ेगा। हाँ, तो हम बात करेंगे अब किसकी, तो हम बात करेंगे अब रैयतवाड़ी सिस्टम की। ठीक है, देखिए रैयतवाड़ी सिस्टम और जमींदारी में क्या फ़र्क है, तो ये सदर्न इंडिया में लगाया गया। बेसिकली हम बात कर रहे हैं किन रीजन्स की, तो आपको 2-3 क्षेत्र याद रखने हैं। बम्बे वाला क्षेत्र है सबसे पहला, और दूसरा डेक्कन वाला रीजन, ठीक है। तो रैयतवाड़ी सिस्टम के लिए फेमस है। वैसे मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है और तीनों के बीच कंपैरिजन करवाया है, ईयर भी बताया है और बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप जरूर उस वीडियो को देखें। मेरे तरफ से ये 100% रिकमेंडेड होगा। बिना उस वीडियो के ये सारा ज्ञान अधूरा है, क्योंकि बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो क्या ज़रूरत पड़ी एक न्यू रेवेन्यू सिस्टम की, उस पर डिस्कशन करते हैं। देखिए जो परमानेंट सेटलमेंट है वो बंगाल वाले क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया। बहुत सारे शॉर्ट कमिंग्स थे और ये हमने ऑलरेडी लास्ट के वीडियोज़ में डिस्कस किया है कि परमानेंट सेटलमेंट के क्या क्या नुकसान थे। एक जो की पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखना है, और वो ये कि जैसा कि अंग्रेज़ों ने यहाँ पे सोचा था कि परमानेंट सेटलमेंट यानी जो परमानेंट सेटलमेंट है यानी ज़मींदारी सिस्टम है, ज़मींदारी सिस्टम के बाद क्या होगा, ये होगा कि जो भी एक्सेस अमाउंट बच जाएगा ज़मींदारों के पास, वो उस पैसे का इस्तेमाल लैंड में लगाएंगे, यानी फर्टिलाइजर्स और वो भी जो भी सारी चीज़ें हैं उन चीज़ों में इन पैसों को लगाया जाएगा, ऐसा मानना था। बट लैंड के डेवलपमेंट में ये पैसे नहीं लगाए गए, और जैसा कि हमें पता है ज़मींदार इसे खुद के लग्जरियस लाइफ के लिए इस्तेमाल कर रहे थे और पीजेंट्री यहाँ पे एक तरीके से ध्वस्त हो रही थी। 1810 के बाद क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा आसमान छूने लगते हैं। और बेसिकली ये क्या दिखाता है कि जो इनकम जो है बढ़ रही है बंगाल के ज़मींदारों की, क्यों, क्योंकि जब एग्रीकल्चरल प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है ज़मींदारों की इनकम बढ़ रही। क्यों, क्योंकि ज़मींदार ही तो उन पैसों को कलेक्ट करेंगे और ऊपर पहुँचाएंगे और कुछ हिस्सा अपने पास रखेंगे। तो फ़ायदा बेसिकली ज़मींदारों को ही था। अब देखिए परमानेंट सेटलमेंट, नाम में ही परमानेंट है,
यानी जो भी रेंट ब्रिटिशर्स के द्वारा फिक्स किया गया था कि हम 90% 80% जो कुछ भी था 10% 20% ये लेंगे, बाकी जो है परमानेंटली फिक्स्ड है। ठीक है, परमानेंटली फिक्स्ड है, यानी भले ही आपकी इनकम कुछ भी हो, हम जो फिक्स वैल्यू डिसाइड किए हैं वही पैसे लिए जाएंगे। अंग्रेज़ों के द्वारा ऐसा कहा गया था। बट हुआ ये कि जमींदार की जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब ज़्यादा बढ़ गई तो ब्रिटिशर्स को ये लगा कि इनके पास तो पैसे बढ़ गए, बट अब हम ज़्यादा पैसे तो डिमांड कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी परमानेंटली फिक्स्ड हैं। और भी रीज़न थे, एक ही रीज़न नहीं था दूसरे लैंड रेवेन्यू सिस्टम के को लाने का। परमानेंट सेटलमेंट तो था ही, एग्जिस्ट कर ही रहा था, बट बाकी के जो रीजन्स है, खास करके सदर्न इंडिया वाले, बॉम्बे, मद्रास, इन रीजन्स में जो है न्यू रेवेन्यू सिस्टम यानी रैयतवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये कब हुआ? 1820s वाले टाइम में, 1830s में बेसिकली। देखिए 1820s में क्या था, डेविड रिकार्डो नाम के एक इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे। इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव था इंग्लैंड में। इनका क्या कहना था, रिकार्डियन थ्योरी बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, थ्योरी ऑफ रेंट के नाम से जानी जाती है। तो इनका क्या कहना था रिकार्डो का, वो समझते हैं। आसान है। देखिए रिकार्डो का ये कहना था कि जो लैंड ओनर होता है, लैंड ओनर, उसे केवल एवरेज रेंट ही क्लेम करना चाहिए। और लैंड ओनर से मतलब यहाँ पे ज़मींदार से है बेसिकली। तो क्या है ये एवरेज रेंट? देखिए अगर लैंड ओनर के पास एक्स्ट्रा पैसे आते हैं तो उन एक्स्ट्रा पैसों को टैक्स के रूप में ले लिया जाना चाहिए। और इसका रीज़न क्या दिया रिकार्डो ने ये कहा कि अगर जो ज़मींदार हैं उनसे एक्स्ट्रा पैसे जो ये लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट में तो वैल्यू फिक्स थी तो ज़्यादा तो मांग नहीं सकते थे, तो इनके पास सरप्लस इनकम बच रही थी। तो ये जो पैसे ज़मींदार के पास बच रहे हैं ये आगे चल के रेंटियर के रूप में बदल जाएंगे, और रेंटल इनकम यानी इन्हें जो रेंट में ज़मीनों को रेंट में देकर के जो पैसे आएंगे वो उन्हीं का इस्तेमाल करके अपना जीवन चला लेंगे और बहुत बेहतरीन ढंग से चलाएंगे। तो इस कारण से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो है एक न्यू सिस्टम को डिवाइस करें, और उस न्यू सिस्टम के तहत एक्स्ट्रा अमाउंट यानी ज़्यादा पैसे ज़मींदारों से लिए जाने चाहिए। एक लाइन की बात जो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से फिट होनी चाहिए, और वो ये कि रैयतवाड़ी सिस्टम में क्या था कि जो डायरेक्ट सेटलमेंट था, डायरेक्ट सेटलमेंट वो किनके बीच था? ब्रिटिशर्स और किसानों के बीच। किसानों को ही रैयत कहते हैं। यहाँ पे कोई इंटरमीडियरी यानी ज़मींदार नहीं है, अनलाइक ज़मींदारी सिस्टम में क्या होता था, किसान जो है वो अपने प्रोड्यूस का मैक्सिमम हिस्सा ज़मींदार को देते थे, ज़मींदार जो है इसका मैक्सिमम हिस्सा ब्रिटिशर्स को देते थे और कुछ हिस्सा अपने पास रखते थे। उम्मीद है ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में क्लियर होगा, हमने काफ़ी कुछ डिस्कस भी किया है। अब आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि अगर ये परमानेंट सेटलमेंट नहीं था तो किस तरह से वैल्यू को फिक्स किया गया, और क्या ये बाद में चेंज किया जा सकता था? तो इसमें यह प्रोविज़न रखा गया कि जो एवरेज इनकम होगा डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल का, उसको एस्टिमेट किया जाएगा और उसके आधार पर फिक्स की जाएगी। तो ये तो अच्छा है ना एक रूप में। क्यों? देखिए जो बंगाल वाली रीजन था उनमें क्या प्रॉब्लम थी कि जो लैंड है उनका सर्वे हो नहीं रहा था, एक फिक्स्ड वैल्यू तय कर दी गई थी, तो कुछ लैंड से तो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस निकल रहा था, तो वहाँ पर तो ठीक है बहुत ज़्यादा फायदा था। बट बहुत सारे ऐसे ज़मीनें थी जहाँ से जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो बहुत कम हो रहा था, तो उन क्षेत्रों के किसानों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था। बट इसमें क्या हुआ रैयतवाड़ी सिस्टम में, यहाँ पे डायरेक्ट सेटलमेंट हो गया किसानों के साथ, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि एक जो जिस तरीके का ज़मीन है उसके अनुसार से यहाँ पे वैल्यू फिक्स कर दी गई, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि जो ये लैंड है ये 30 सालों में सर्वे होना था। क्यों? क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट तो ये है नहीं, इट वाज नो लॉन्गर परमानेंट। क्यों? क्योंकि हर बार सर्वे किया जाएगा और सर्वे के आधार पर टैक्सेस वगैरह डिसाइड किए जाएंगे। तो ये बात है पूरी, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो उस टाइम पे हम दोबारा इन चीज़ों को रिविजिट करेंगे और आपको सारे पॉइंट्स दोबारा याद हो जाएंगे। बट जो वीडियो मैंने रिकमेंड किया उसे पहले देख लें, ठीक है, तो आपको बहुत बेहतर ढंग से चीज़ें समझ में आएंगी। अब देखिए रैयतवाड़ी सिस्टम तो लागू कर दिया गया, बट प्रॉब्लम ये हुई कि बहुत ज़्यादा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिकार्डो का प्रभाव था। अब रिकार्डो ने कहा एक्स्ट्रा मनी को टैक्स करना है, वैसे भी ब्रिटिशर्स को लग रहा था कि ज़मींदार तो काफ़ी अमीर होए जा रहे हैं तो और ज़्यादा हमें टैक्स लेना चाहिए। तो उस चीज़ का भरपूर हर्जाना इन्होंने न्यू सिस्टम लगा करके वसूला। कैसे? तो इतना ज़्यादा रैयतवाड़ी सिस्टम के अंदर जो है वो रेवेन्यू की डिमांड की गई कि बहुत सारे जो किसान हैं वो अपना गाँव छोड़ देते हैं और नए क्षेत्रों की तरफ निर्वासित हो जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब इतना ज़्यादा टैक्स होगा, इतना ज़्यादा इनकम पे जो है ब्रिटिशर्स डिमांड करेंगे रेवेन्यू की, तो किसानों को प्रॉब्लम तो होगी ही। जहाँ पे जिन क्षेत्रों में पुअर सोयल है यानी ज़मीन बहुत ख़राब है और रेनफॉल वगैरह ढंग से होती नहीं है, तो उन क्षेत्रों में भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रहे थे।
और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो परमानेंट सेटलमेंट की समस्याएं थी उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पे एक्स्ट्रा समस्याएं देखने को मिलती हैं। और वो ये कि अब भले ही मान लीजिए, जैसा कि हमें पता है एग्रीकल्चर जो है बहुत ज़्यादा मानसून डिपेंडेंट है, बहुत बार एग्रीकल्चर फेल्योर देखने को मिलते हैं। अब बहुत बार एग्रीकल्चर फेल कर जा रही थी, बट किसानों से लगातार यहाँ पे डिमांड मांगे जा रहे थे। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न भी था, सुपीरियर को खुश रखना है, जो भी टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटीज़ हैं उन्हें, तो जो कलेक्टर्स थे यहाँ पे जो कलेक्ट कर रहे थे इन चीज़ों को, रेवेन्यू को, तो उसको ऊपर भी खुश रखना है। तो इस तरीके से ये काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस कलेक्ट कर रहे थे। और वही प्रॉब्लम फिर अगेन देखने को मिल रही थी कि कई बार जो है जो किसान इन चीज़ों को चुकाने में असमर्थ थे, उनके क्रॉप्स वगैरह छीन लिए जा रहे थे और पूरे के पूरे गाँव में ही फाइन वगैरह लगा दिया जा रहा था। तो संपूर्ण अत्याचार वाली सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब देखिए क्या होता है, हम बात करें 1830 के दशक की। देखिए टाइमलाइन का बहुत महत्व है, ये बात मैंने पहले ही आपको बताया। तो 1830s के दशक की हम बात कर रहे हैं, यानी रैयतवाड़ी सिस्टम का ज़माना है। सदर्न इंडिया में हम ये एनालिसिस कर रहे हैं, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है। 1820s में ये चीज़ स्टार्ट कर दी जाती है बेसिकली, बट 1830s में आकर के प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है इनके जो दाम है ये घटने लगते हैं। और इसके बाद जो है 1832 के आसपास तक इसी तरीके की सिचुएशन देखने को मिलती है। यानी जैसे ही अब चीज़ों के दाम घटेंगे तो ऑब्वियस सी बात है पीजेंट्स की इनकम भी घट जाएगी। और 1832-34 में क्या होता है, एक फेमाइन देखने को मिलता है, अकाल वाली सिचुएशन देखने को मिलती है। और जो 1/3 कैटल है, यानी 1/3 जो जानवर है डेक्कन वाले क्षेत्रों के, सदर्न इंडिया के, ये मारे जाते हैं 1832 वाले टाइम में। तो उस टाइम पे क्या होता है कि, और अच्छा हाँ, सबसे बड़ी बात 1/3 कैटल तो हो ही गए साफ, यहाँ पे हाफ जो ह्यूमन पॉपुलेशन है इनकी भी मौत हो जाती है। मतलब एक बहुत ही बड़े लेवल का फेमाइन आप कह सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे 50% जो है मोर्टेलिटी है। अब इन चीज़ों से उबरने के लिए किसानों के द्वारा लोन लिया जाता है। और जैसा कि हमें पता है जो ये डेप्ट लिए जा रहे हैं, और तो किसानों को ये चुकाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा ढंग से, चीज़ों के दाम अलग ही जो है वो घटे हुए हैं। तो इससे प्रॉब्लम ये होती है कि जब चीज़ों के दाम जो है वो बढ़ नहीं रहे एक लेवल पे जा करके, तो किसानों को यहाँ पे समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि लोन लेकर के उन्होंने एग्रीकल्चर वापस से स्टार्ट करा है, और उस केस में क्या हो रहा है, उस केस में ये हो रहा है कि ये वापस से लोन चुकाने में असमर्थ हैं। मगर जैसा कि आपको पता है वक्त बदलता है, फिर बदलेगा। तो वही हुआ 1820 1830s में जो है सिचुएशन बहुत ख़राब थी, लेकिन 1840s तक आते आते इकोनॉमिक रिकवरी देखने को मिलने लगती है। बहुत सारे जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं इन्हें ये लगता है कि 1820s में जो हमने रैयतवाड़ी सिस्टम स्टार्ट किया था, बहुत ही ज़्यादा हार्श प्रैक्टिसेस हमारे द्वारा लिए गए, और बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करने के चक्कर में किसानों को कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। इसलिए इन्होंने क्या डिसाइड किया कि ये जो बहुत ज़्यादा हाई रेवेन्यू की डिमांड है इसे कम किया जाएगा, मॉडरेट किया जाएगा। और 1845 में जो है एग्रीकल्चर के जो प्राइसेस हैं वो धीरे धीरे रिकवर होने लगते हैं। तो अगेन इन चीज़ों को कनेक्ट करते हैं दोबारा। तो 1820s में क्या होता है, रैयतवाड़ी सिस्टम में बहुत ज़्यादा हार्श प्रैक्टिसेस होती हैं, और उसके बाद जो है 1830s तक आते आते इसका प्रभाव देखने को मिलता है फेमाइन के रूप में। ये जो फेमाइन आता है इसमें अगेन जो है किसान डेट लेते हैं, यानी कर्ज लेते हैं, और फिर इन कर्ज को चुकाने में असमर्थ रहते हैं। लेकिन 1845 तक सिचुएशन थोड़ी सही हो जाती है। तो ये जो है वापस से जो भी लैंड वगैरह हैं उनके उन चीज़ों को खरीदने के लिए इन्हें पैसों की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि अब ये देख रहे हैं इकोनॉमिक एक्सपेंशन हो रहा है, तो हम वापस से एग्रीकल्चर में ज़्यादा ध्यान अपना केंद्रित करेंगे। और फिर ये अगेन पहुँचते हैं मनी लेंडर के पास, ताकि ये लोन ले सकें और सीड वगैरह खरीद करके वापस से एग्रीकल्चर का काम शुरू कर सकें। अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखने को मिलती है, और वो ये कि इतनी हालत ख़राब है इकोनॉमी की 1830s 40s में, बट एक कॉटन बूम देखने को मिलता है। यानी बहुत ज़्यादा लगभग 200% इंक्रीज देखने को मिलता है कॉटन के प्रोडक्शन में। और इसके रीज़न को हम समझेंगे, क्योंकि इस पे सवाल आए हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 1860 के दशक में क्या होता है, ब्रिटेन की सिचुएशन आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी। तो ब्रिटेन में जो 75% कॉटन है ये अमेरिका से आ रहा होता है। कब हम बात करें 1860s की, तो ये इतनी ज़्यादा मात्रा में जो है ये कॉटन को कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं। और जो ब्रिटिश कॉटन के मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें, सारे सप्लाई अमेरिका पे डिपेंडेंट है। अगर किसी दिन अमेरिका ने इस पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस मांगना शुरू किया या बहुत कीमतें बढ़ा दी, तब ब्रिटेन को प्रॉब्लम होने वाली थी। तो एक तरीके से ये इसका अल्टरनेट ढूंढ ही रहे थे। और 1875 में देखिए इन्होंने कॉटन को सप्लाई करने के लिए एसोसिएशन वगैरह बनाया था, फिर मैनचेस्टर कॉटन कंपनी वगैरह बनाई गई
थी। इनके नाम ध्यान नहीं रखने, आपको समझना है कि 1860 के दशक में क्या सिचुएशन बन रही थी। तो ब्रिटेन में ये सोचा जा रहा था कि क्या किन देशों से और भी हमें रास्ते ढूंढने पड़ेंगे जिनसे हमारा कॉटन की जो इम्पोर्ट है वो हमें मिलती रहे। अब देखिए 1861 में क्या होता है। 1861 में होता है अमेरिका में सिविल वॉर। ये जो सिविल वॉर है यानी ये जो गृह युद्ध है, इसमें ये बेसिकली देखने को मिलता है। ऑब्वियस सी बात है, जब सिचुएशन ही खराब है उस टाइम पे अमेरिका की, तो ये किस रूप में एक्सपोर्ट कर पाएंगे चीज़ों का। तो जो इनका कॉटन एक्सपोर्ट है और जो ब्रिटेन का कॉटन इंपोर्ट है वो घट जाता है। कितना घट जाता है? बहुत ही कम हो जाता है। और इसके बाद जो है 1862 तक आते आते तो और भी कम हो जाता है। और इसके बाद बहुत सारे यहाँ पे ये सिचुएशन देखने को मिलती है कि ब्रिटिशर चाहते हैं कि इंडिया से बेहतर और जगह क्या होगी जहाँ पे कॉटन प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए ताकि हम कॉटन को इंपोर्ट कर सकें। अब ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कॉटन रख ले हम, तो इसे हम एक्सपोर्ट करेंगे ब्रिटेन में। तो इस कारण से इन्होंने क्या किया, जितने भी मनी लेंडर्स थे, साहूकार थे, उन्हें ये खूब ज़्यादा उधारी देने लगे। क्यों? क्योंकि अगर साहूकार के पास ज़्यादा पैसे रहेंगे तो ये इन पैसों को ट्रांसफ़र करेंगे किसानों को। क्या होगा इससे ये होगा कि किसान ज़्यादा मात्रा में कॉटन का प्रोडक्शन करेंगे। और जब ये ज़्यादा मात्रा में कॉटन का प्रोडक्शन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि साहूकार को तो मुनाफा होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने आपको पता ही है उस टाइम पे कितने एग्जॉर्बिटेंट रेट चलते थे, इंटरेस्ट रेट। तो ये इसे इंटरेस्ट रेट चुकाएंगे और फिर साहूकार इन पैसों को पैसे तो देंगे ही देंगे, और यहाँ पे कॉटन भी इनका सिक्योर हो जा रहा है। तो दोनों हाथ यहाँ पे फ़ायदे में है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे दे दनादन जो है पैसे दिए जा रहे थे किसानों को उधारी के रूप में, और किसान ले भी रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कॉटन की अभी अच्छी कीमतें मिलने वाली हैं, तो इसमें कोई कोताही नहीं बरती जा रही थी। इवन 100 रुपये तक के हर किसानों को क्रेडिट दिए जा रहे थे। तो इसके बाद क्या है, देखिए लॉन्ग टर्म लोन्स, वही बात है जो हमेशा से चलती आ रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोन यहाँ पे लेने की इनकी उम्मीदें रहती थी। अमेरिका का क्राइसिस देखिए चलता जा रहा था उस टाइम पे, और 1860 से लेकर 64 तक जो कॉटन की प्रोडक्शन है डेक्कन रीजन्स में, ये डबल हो जाती है। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि ये कॉटन बूम वाला पीरियड था। अगर आपसे कोई रीज़न पूछे, आप बता सकते हैं साफ तौर पर। क्या बता सकते हैं? पहली चीज़ तो ये कि 1861 में अमेरिका में सिविल वॉर होता है, जिस कारण से वहाँ पे कॉटन प्रोडक्शन गिर जाती है। अब कॉटन प्रोडक्शन गिर जाती है तो ये जो ब्रिटेन में एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं चीज़ों को, वो भी काफ़ी ज़्यादा घट जाता है। तो अब ब्रिटेन अल्टरनेट ढूंढता है। अल्टरनेट में कौन मिलता है? इंडिया। तो इंडिया के जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्या करते हैं, क्रेडिट देते हैं साहूकार को, और साहूकार इन टर्न इसे नीचे पहुंचाते हैं किसानों तक। किसानों के पास प्रोडक्शन होता है तो ये वापस से खेल चलने लगता है, यानी ये वापस से एक्सपोर्ट करने में। और देखिए ये रीज़न, अब यहाँ तो हमने ये देखा कि कॉटन का प्रोडक्शन डबल हुआ है, और ये जो कॉटन का प्रोडक्शन डबल हुआ है, 90% जो कॉटन इम्पोर्ट आ रहे थे 1862 के बाद से ब्रिटेन में, वो इंडिया से आने लग रहे थे। तो अब आपको स्टोरी पूरी कनेक्ट हो गई होगी। सिंपल सी ही बातें हैं, बट हम डिटेल में पढ़ रहे हैं चीज़ों को। तो अगर एक लाइन में बताया जाए तो ऑब्वियसली हम बता सकते हैं कि अमेरिका पे डिपेंडेंसी जो है ब्रिटेन की कॉटन को लेकर के वो घट गई, और इंडिया पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। लगभग 90% जो है इंपोर्ट वो इंडिया से देखने को मिल रहा था 1862 के आसपास। हाँ, लेकिन एक बात हमें और यहाँ पे डिस्कस करनी चाहिए, और वो ये कि किसान जो है भले ही कितना प्रोडक्शन कर लें, कुछ भी कर लें, नीचे तक इन्हें फ़ायदा मिल नहीं पा रहा था। देखिए वही बात है फिर कि प्रोस्पेरिटी वगैरह नहीं देखने को मिली। उधारी वाले पैसे थे, और आपको पता ही है कि कितने एग्जॉर्बिटेंट रेट्स हैं। तो इस कारण से जो है ज़्यादातर फ़ायदा जो है ज़मींदारों को हुआ, अंग्रेज़ों को हुआ, बट किसानों को यहाँ पर फ़ायदा नहीं देखने को मिला। उल्टे ये हाई कर्ज में जो है ज़्यादातर जो डेट है उनमें ये दब गए। अब 1865 3 सालों के भीतर ही 1862 में जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो 90% जो इम्पोर्ट है ब्रिटेन में कॉटन का, वो इंडिया से आ रहा है। लेकिन 3 सालों के बाद ही 1865 में ये जो सारे सपने होते हैं ये चूर चूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सिविल वॉर ख़त्म हो जाता है, अमेरिका में दे दनादन कॉटन प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो इस कारण से ये खूब यहाँ पे वापस से एक्सपोर्ट करने लग जाते हैं ब्रिटेन में। तो इंडिया में सिचुएशन ख़राब हो जाती है, और वो ये कि जो महाराष्ट्र के साहूकार मर्चेंट्स हैं ये लोन अब देना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें पता होता है किसान अब चुका नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके कॉटन को खरीदेगा कौन, और जब खरीदेगा ही नहीं तो फिर ये लोन चुका कैसे पाएंगे। तो इस कारण से जो ये पीजेंट्स को लोन देने से मना कर देते हैं, और उधारी देना बिल्कुल एक रूप में कॉटन प्रोडक्शन के लिए बंद हो जाता है। और 1820s और 30s के दशक में जो फर्स्ट रेवेन्यू सेटलमेंट है, जैसा कि हमने ये देखा ऑलरेडी, हम बात कर रहे हैं रेवतवारी की, ये भी धरातल पर हमें देखने को मिलता है। तो वही बात है ना, हमने जब डेक्कन रिवोल्ट को डिस्कस किया तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें भी बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं चल रही थी, और
इसका प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है और किसानों के मन में ये बात अच्छे से बैठ जाती है कि सारे इनजस्टिस के जिम्मेदार मनी लेंडर्स ही हैं। क्यों? क्योंकि मनी लेंडर्स जो है क्रेडिट देना बंद कर देते हैं। और बिल्कुल जो है मनी लेंडर यहाँ पे भले ही किसानों के साथ कोई भी समस्या हो, ये इनसेंसिटिव बन जाते हैं। और एक तरीके से जो कस्टमरी नॉर्म्स भी है, क्योंकि काफ़ी सालों से ये चला आ रहा था कि जब भी पैसों की ज़रूरत पड़ती थी तो मनी लेंडर जो है यहाँ पे देते ही थे, बट इस केस में इन्होंने देने से कम्प्लीटली मना कर दिया था। और रेंट वगैरह तो अलग ही लेवल पे लिए जा रहे थे। कमीशन बैठती है, उस पर अभी हम चर्चा करेंगे। 100 की बजाय 2000 रुपये तक ये चार्ज कर रहे थे इंटरेस्ट के रूप में। देखिए 1859 में इसलिए ब्रिटिशर्स कुछ कदम उठाते हैं, जैसे एक लिमिटेशन लॉ लाया जाता है और इसमें यह बोला जाता है कि मनी लेंडर और किसानों के बीच का जो एग्रीमेंट है वो मैक्सिमम 3 सालों का ही होगा। क्यों? क्योंकि वही बात है, 10-20 साल का कॉन्ट्रैक्ट करके पैसे वापस लेते थे और नहीं जब दे पाते थे तो फिर बहुत तरह के हार्श मेजर्स लिए जाते थे। ज़मीन वगैरह, केटल्स वगैरह सारी छीन ली जाती थी और इसके प्रॉपर एविडेंसेज हैं। ठीक है, कुछ भी हवा में नहीं है यहाँ पे। ये चीज़ें भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1873 में डेक्कन रायट्स कमीशन ने क्या रिकॉर्ड किया है, बताया है किस तरीके से मैंने सारी चीज़ें, जो सारे कर्जे जो है तुम्हारे चुका दिए हैं। क्यों? क्योंकि जो भी ब्लॉक वगैरह जो भी मेरे पास हैं, बैलगाड़ियाँ वगैरह सारी चीज़ें दे दी हैं। अच्छा, इनकी प्रॉब्लम क्या होती थी? एक बार तो इन्होंने सारे अपने पोजेशंस दे दिए ज़मींदारों को कर्ज चुकाने के नाम पे। अब इनके पास, किसानों के पास तो कुछ बचा नहीं, तो ये रेंट में लेते थे जानवरों को और इसके बाद खेती करते थे। तो इस कारण से जो भी ये कमाते थे, ज़्यादातर चीज़ें रेंट में ही चली जाती थी। बहुत ही बुरी सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिलती थी। तो शोषण करने में कमी नहीं किया गया है किसानों का, और ये हम हिस्ट्री में देख रहे हैं। बहुत ही अन्याय वाली बात है। बट देखिए डेक्कन राइट कमीशन की बात करते हैं, तो ये जो डेक्कन राइट कमीशन है 1857, देखिए पहली बात तो ये खुद से जो उस टाइम की ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ये कोई कमीशन वगैरह बैठाना नहीं चाहती थी। डेक्कन के रिवोल्ट के बाद भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया गया और इन्हें लगा कि कहीं 1857 की क्रांति दोबारा रिपीट ना हो, तो इस कारण से ये फिर कमीशन गठित करते हैं। और इसमें बेसिकली ये स्टडी किया जाता है, इन चीज़ों का रिकॉर्ड लिया जाता है, जिससे ये पता कर सके कि क्या रीजन्स रहे जो डेक्कन में इतना बड़ा रायोट फैल गया। कमीशन के द्वारा उन जिलों में इंक्वायरी की जाती है जहाँ पे जो है ये रायोट्स फैले थे, और जो भी साहूकार हैं, रायोट्स है, आई विटनेसेस हैं, जो चश्मदीद गवाह हैं, इन सभी से सवाल पूछा जाता है कि किस तरीके की सिचुएशन थी, और उन चीज़ों को लिख करके रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। कब? 1878 में ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये रिपोर्ट रखा जाता है। ध्यान रखिएगा ईयर। थोड़ा टाइमलाइन समझ लेते हैं। तो हमने लगभग 100 सालों को डिस्कस किया है, 1765 से 1875 तक। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, आपको पता है बंगाल की दीवानी मिल जाती है 1765 में, ठीक है, बक्सर के युद्ध के बाद। और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट किया जाता है बंगाल में। ये रीज़न भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1800 के दशक में क्या होता है, राजमहल एरिया, और वो हमने संथाल रिवोल्ट वगैरह सारा कुछ डिस्कस किया पहाड़िया रेबेलियन के साथ। 1818 में क्या होता है कि पहला रेवेन्यू सेटलमेंट बॉम्बे डेक्कन वाले रीजन में लगाया जाता है, यानी बेसिकली रेवतवारी सिस्टम का प्रारंभ देखने को मिलता है। 1820 के दशक में एग्रीकल्चर प्राइसेस जो है वो काफ़ी कम होने लगती हैं, जिस कारण से किसानों को काफ़ी समस्याएं आती हैं। उसके बाद एक तरीके से फेमाइन, बहुत ही भयंकर लेवल का होता है ये फेमाइन, ये देखने को मिलता है। इसके बाद 1840-50 के बीच जो है धीरे धीरे एग्रीकल्चर में एक्सपेंशन देखने को मिलता है। उसके बाद कॉटन बूम वाली बात हम कर रहे हैं। तो इस पार्ट में ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। बट इस वाले रीजन में क्या होता है, राजमहल एरियाज़ की हम बात कर रहे हैं। तो राजमहल एरियाज़ में जो है संथाल रेबेलियन वगैरह, ठीक है, ईयर याद रखिएगा। 1857 के रिवोल्ट से 1 साल पहले की कहानी है। 1861 में क्या होता है, कॉटन बूम बढ़ता ही रहता है, और उसके बाद 3 सालों के बाद 1864 में जो है कॉटन डिक्लाइन देखने को मिलता है। और 1875 में क्या होता है, डेक्कन रायोट्स देखने को मिलते हैं। और 1878 में डेक्कन रायोट कमीशन जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में टेबल्ड की जाती है। दैट्स द समरी ऑफ होल चैप्टर। तो हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी PYQs की, और इसमें सच्चाई पता लगेगी वाकई में चीज़ें आप सीख पाए हैं, रिवीजन अच्छे से हुआ है या नहीं। तो देखिए कॉटन प्लांटेशन के बारे में है 19th सेंचुरी में, और ये HCS का क्वेश्चन है, यानी हरियाणा सिविल सर्विसेज का। पहले आप पढ़िए सवाल, ABCD है, आई थिंक E भी होगा, हाँ E भी है। ये मैं जूम आउट करता हूँ, यस। अब देख लीजिए 1 बाय 1। नाउ ऑप्शंस देखिए, ये हैं इसके ऑप्शंस।
सो इसे डिस्कस करते हैं। देखिए क्या कहा गया, अमेरिकन सिविल वॉर 1861 में कॉटन प्रोडक्शन इम्पैक्ट हुआ इसके कारण। ऑब्वियस सी बात है, ये रीज़न ही था। इवन हमने देखा कि अमेरिका में सिविल वॉर जिस तरीके से ब्रेकआउट होता है, इसके बाद जो है जो 75% ये एक्सपोर्ट करते हैं ब्रिटेन तक चीज़ों को, इसमें काफ़ी भारी कमी हो जाती है और इस कारण से इंडिया को अपॉर्चुनिटी काफ़ी बेहतर मिलती है। ये तो था। दूसरा कहा जा रहा है कॉटन प्रोडक्शन बूम हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है। अगला 1862, तो मतलब ये थीम्स एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन फ्रेम किया गया, साफ दिख रहा है, परसेंटेज तक जो है ये रिपीटेड है। अच्छा लास्ट वाला और देखिए ई नंबर, द डेक्कन राइट ऑफ 1875 वाज द रिएक्शन ऑफ साहूकार अगेंस्ट द रीच रायोट्स, यानी साहूकार का रिएक्शन था, यानी साहूकार ने विरोध किया था, रायोट किया था। गलत बात है ये, हमने देखा था रायोट्स की जो हालत है, जो किसानों की हालत है, बहुत ही खस्ती हो गई थी। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा लैंडिंग के कारण, बेसिकली इंटरेस्ट रेट के कारण, नॉट बिकॉज ऑफ लैंडिंग, बिकॉज ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट डिमांड किया जा रहा था, इस कारण से जो है डेक्कन रायट फैला। और डेक्कन रायट में आप देखिए ना, जो बुक्स हैं जो जिसमें लिखा गया है कि किससे कितना इंटरेस्ट लेना है, उन चीज़ों को ही जलाया जा रहा था, उन चीज़ों को ही टारगेट किया जा रहा था रोड्स के द्वारा। तो केवल आप ई को एलिमिनेट करेंगे। और अच्छा डी में क्या कहा गया है, डी में कहा गया एक्सपेंशन इन कॉटन प्रोडक्शन मेड रायोट्स रिचर देन द साहूकार। ये तो और महागलत चीज़ है, रायोट्स तो कभी रीच हो ही नहीं पाए ना, कि ना कॉटन प्रोडक्शन के टाइम पे, ना ही कॉटन बूम के टाइम पे, ना ही जमींदारी सिस्टम के टाइम पे। हर एक केस में हम देखते हैं कि जो प्रोडक्शन करने वाले किसान हैं उनकी हालत ख़राब ही रहती है ज़मींदारों के मुकाबले। केवल आप डी को भी हटाएंगे तो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी ओनली। नेक्स्ट देखिए, एनडीए का क्वेश्चन है, डेक्कन रायोट कमीशन से संबंधित है। पहला कहा जा रहा है कमीशन ने उन क्षेत्रों में इंक्वायरी नहीं करी जो क्षेत्र प्रभावित नहीं थे। दूसरा ये कहा जा रहा है कमीशन ने रिकॉर्ड करा किन चीज़ों को, तो रायोट, साहूकार, आई विटनेसेस, इनके स्टेटमेंट्स को। तो दोनों ही लाइन एनसीईआरटी से फ्रेम्ड है। पहली बात भी बिल्कुल सही है, देखिए मैं दिखाता हूँ, हाँ ये पढ़िए, हाँ, द कमीशन हेल्ड इंक्वायरीज इन द डिस्ट्रिक्ट वेयर द रायोट्स स्प्रेड, यानी जिन क्षेत्रों में रायोट्स फैला उन क्षेत्रों में कमीशन ने इंक्वायरी करी। अब बाकी सारे क्षेत्र में इंक्वायरी करना पॉसिबल भी नहीं है वैसे भी। अब जिन क्षेत्रों में रिवोल्ट हुआ ही नहीं उन क्षेत्रों में क्यों इंक्वायरी की जाएगी। तो अच्छे तरीके से स्टेटमेंट इन्होंने फ्रेम करा है, वो तो 1 और 2 बोथ होगा इसका आंसर। अगला सवाल देखिए, सीएपीएफ का है, डेक्कन रायोट कमीशन जो है किस चीज़ से संबंधित था, तो पीजेंट्स के इनडेप्टनेस से, यानी कर्ज देने में यह असमर्थता थी उनकी वो। दूसरा कहा जा रहा है लॉ एंड ऑर्डर की कमी देखने को मिल रही थी डेक्कन वाले रीजन में, इस कारण से रैयतवारी सिस्टम की समस्याओं से संबंधित था, या कम्युनल राइट। देखिए डायरेक्टली रैयतवारी सिस्टम की समस्याओं से संबंधित नहीं था, बल्कि हमने देखा कि पीजेंट्स ने जो लैंडिंग ले रखी थी, जो उधारी दी गई थी उन्हें, वो उनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा रहा था, तो ये प्रमुख रीजन था। तो ये भी अगेन ऑप्शंस अच्छे हैं इसके सवाल के, आंसर ऑप्शन ए है। ये भी क्वेश्चन सीएपीएफ का है, डेक्कन रायोट से संबंधित। ये एक पीजेंट रिवोल्ट था, लेकिन एक पुअर ट्राइबल और लैंडलेस पीजेंट्स का जो है एक मूवमेंट नहीं था, बल्कि एक तरीके का पीजेंट रिवोल्ट था। सही बात है, पीजेंट रिवोल्ट था ये। दूसरा ये कहा जा रहा है कि उन सेक्शन में रिलेटिवली बेटर ऑफ सेक्शन ऑफ द पीजेंट्री हु वर कॉल्ड कुनवी पीजेंट्स। तो देखिए ये बात इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है, महाराष्ट्र में जो कुनवी पीजेंट्स थे उनकी स्थिति बाकी पीजेंट्स के मुकाबले बेहतर थी, तो इस सेक्शन के द्वारा लीड किया गया था इस रिवोल्ट को। ठीक है, अब ये बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है पहले, और मैं रैयतवारी सिस्टम के क्वेश्चंस डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये हमने ऑलरेडी कवर किया। बहुत ज़्यादा सवाल है रैयतवारी सिस्टम से, प्रीवियस ईयर के 20-30 हैं, वो सारा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप कवर कर लें। इसे ज़रूर अटैम्प्ट करें। ऑप्शंस में लिखता हूँ 1 and 2, 2 and 3, 1, 2 and 3 या 1 and 3, ये 4 ऑप्शन है। उम्मीद है आपने वीडियो पोस्ट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। टॉमस मुनरो, बिल्कुल सही बात है, मुनरो के द्वारा ही शुरू किया जाता है। किन क्षेत्रों में, तो मद्रास, बॉम्बे और असम के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है, इन क्षेत्रों में किया जाता है। मतलब बंगाल वाले रीजन में रैयतवारी सिमट कर रह जाती है, बट इसका एरिया थोड़ा ठीक ठाक देखने को मिलता है। अगला कहा जा रहा है कि ऑनरशिप राइट जो है ये पीजेंट्स को दिया जाता है। हाँ, पीजेंट्स के साथ सेटलमेंट होता है ब्रिटिशर्स का डायरेक्टली, यानी इंटरमीडियरीज को हटा दिया जाता है। तो आंसर क्या होगा, 1, 2 and 3, यानी सारे ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही है। देखिए ये सवाल अगर आपसे बन रहे हैं इजीली, तो समझिए आपने बेहतर ढंग से पढ़ा है, चीज़ों को समझा है। और अगर इन क्वेश्चंस में आपको दिक्कतें आ रही हैं तो रिवीजन का टाइम आ गया है, रिवीजन को ज़्यादा टाइम दीजिए, देखिए कहाँ पे चीज़ें दिक्कत कर रही हैं। कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई समस्या है या इन जनरल भी आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो डेफिनेटली कॉमेंट में लिखें। धन्यवाद, जय हिंद।